क्या आपने कभी सोचा है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है? वो गुस्सा जो आपको तोड़ देता है, वो डर जो आपको रोक देता है, वो उदासी जो बिना आवाज के आपको खा जाती है। ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक आंख खोलने वाली यात्रा है, जहां आप खुद से मिलेंगे, अपनी भावनाओं के असली रूप से। अगर आप भी अपने मन का स्वामी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब समय आ गया है मास्टर योर इमोशंस का। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये आपके जीवन पर नियंत्रण वापस पाने के लिए एक मार्गदर्शिका है। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग दुनिया से नष्ट नहीं हो रहे हैं, हम अपनी भावनाओं से नष्ट हो रहे हैं। थिबोट मॉरिस द्वारा लिखित ये किताब मास्टर योर इमोशंस सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सुनते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप महसूस करते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपने साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि ये आपके उस हिस्से के बारे में है जिसे कोई और ठीक नहीं कर सकता। आपका दिमाग, आपका दर्द, आपका डर, आपके विचार। ये किताब आपको दिखाएगी कि आप बिना किसी कारण के क्यों गुस्सा महसूस करते हैं, आप क्यों बहुत ज्यादा सोचते हैं और अपनी खुशी को बर्बाद करते हैं, आप कभी कभी क्यों खाली, खोया हुआ या निराश महसूस करते हैं, तब भी जब जिंदगी ठीक चल रही हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस भावनात्मक जेल से कैसे मुक्त हो। आप कमजोर नहीं हैं, आप आलसी नहीं हैं, आपको बस कभी नहीं सिखाया गया कि अपनी भावनाओं को कैसे प्रबंधित करें। और ये पुस्तक इसे बदल देती है। तो आपको क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, चाहे आप छात्र हो, कार्यकर्ता हो, सपने देखने वाले हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बस अटके हुए महसूस करने से थक गया हो, ये वो दर्पण है जिससे आप बचते रहे हैं। और यदि आप इसे अंत तक देखते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप खुद को पहले से कहीं बेहतर समझेंगे। अब शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपका जीवित रहने का तंत्र आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है। अपने दिमाग के अंदर की वायरिंग को समझें, और आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसके लिए खुद को दोषी मानना बंद कर देंगे। इसे महसूस करें, आप घर पर बैठे हैं, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, लेकिन आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आप चिंतित महसूस करते हैं, आप अपने जीवन की सभी सबसे खराब स्थितियों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर 2 मिलियन साल पुराना सिस्टम अभी भी चल रहा है, जो जीवित रहने के लिए बनाया गया है, खुशी के लिए नहीं। हजारों साल पहले इंसानों को हर दिन जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। जंगली जानवर, भूखमरी, हिंसा, जीवित रहना ही सब कुछ था। इसलिए मस्तिष्क केवल एक ही काम के साथ विकसित हुआ, आपकी रक्षा करना, आपको अच्छा महसूस कराना नहीं, आपको बढ़ने में मदद करना नहीं। केवल एक ही काम, आपको जीवित रखना। लेकिन आज की दुनिया में वो प्राचीन मस्तिष्क अभी भी मौजूद है। ये वास्तविक खतरे और सिर्फ असहज भावना के बीच अंतर नहीं बता सकता। तो क्या होता है? कोई ऑनलाइन नकारात्मक टिप्पणी, आपका मस्तिष्क इसे खतरे की तरह लेता है। आप काम पर कोई गलती करते हैं, आपका मस्तिष्क सोचता है कि आप मरने वाले हैं। कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, मस्तिष्क कहता है आप सुरक्षित नहीं हैं, आपसे प्यार नहीं किया जाता। यह है हमारा जीवित रहने का तरीका। और यही कारण है कि इतने सारे लोग चिंता, डर और बहुत ज्यादा सोचने में जीते हैं, भले ही कोई वास्तविक खतरा न हो। अब एलेक्स नाम के एक आदमी की कल्पना करें। 2000 साल पहले अगर एलेक्स जंगल में शेर देखता, तो उसका दिमाग उसके शरीर में डर भर देता, ताकि वो भाग सके और बच सके। अब आज एलेक्स की कल्पना करें, जो एक दफ्तर में बैठा है। वहां कोई शेर नहीं है, लेकिन उसका बॉस एक ठंडा ईमेल भेजता है जिसमें लिखा होता है हमें बात करने की जरूरत है। उसका दिमाग अंतर नहीं जानता, ये वही डर के संकेत भेजता है। आप खतरे में हैं, आप अपनी नौकरी खोने वाले हैं, आप असफल होने वाले हैं, आप सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह हमारा अपना दिमाग शेर बन जाता है, और ये हमारा दिन, हमारी नींद और हमारी शांति को बर्बाद कर देता है।
सबक, आप टूटे हुए नहीं हैं। आपका मन बस जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक है। और एक बार जब आप ये समझ जाते हैं, तो आप पीड़ित की तरह प्रतिक्रिया करना बंद कर सकते हैं और योद्धा की तरह प्रतिक्रिया करना शुरू कर सकते हैं। कुंजी है अपनी भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें समझना। कहने का मतलब है, ये डर एक पुरानी व्यवस्था से आ रहा है। ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इसे खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना है। ये जागरूकता, ये समझ भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। अध्याय 2। अहंकार क्या है? अहंकार अहंकार नहीं है। अहंकार आपका झूठा स्व है और ये आपको भावनात्मक रूप से फंसा कर रखता है। अब गहराई में जाते हैं। वास्तव में आपके भावनात्मक दर्द का सबसे बड़ा कारण क्या है? असफलता नहीं, अस्वीकृति नहीं। इसका जवाब है अहंकार। लेकिन अहंकार वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। अहंकार सिर्फ गर्व नहीं है। अहंकार आपका झूठा रूप है। आपका वो हिस्सा जो हमेशा कुछ साबित करने, कुछ बचाने या कुछ छिपाने की कोशिश करता रहता है। आइए इसे सरलता से समझें। जब आप टूटे हुए होने पर भी मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं, तो वो अहंकार है। जब आप विकास से ज्यादा शर्मिंदगी से डरते हैं, तो वो अहंकार है। जब आप लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं, तो वो अहंकार है। और जितना ज्यादा आपका जीवन अहंकार द्वारा नियंत्रित होता है, उतना ही ज्यादा आप भावनात्मक रूप से पीड़ित होते हैं। क्योंकि अहंकार हमेशा एक छवि, एक कहानी का पीछा करता है, और जब वास्तविकता उस कहानी से मेल नहीं खाती, तो ये आपको तोड़ देता है। उदाहरण, डैनियल नाम के एक युवा की कल्पना करें। उसे उसके पूरे जीवन में यही कहा गया, तुम्हें सबसे अच्छा बनना है, तुम्हें सभी को प्रभावित करना है, तुम्हें सफल होना है। तो उसने एक छवि बनाई, मैं सफल हूं, मैं होशियार हूं, मैं मजबूत हूं। लेकिन एक दिन वो सार्वजनिक रूप से विफल हो जाता है। वो अपनी नौकरी खो देता है, उसका रिश्ता टूट जाता है, वो गलती करता है, और अचानक उसे सिर्फ बुरा नहीं लगता, वो खुद को बेकार महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार चिल्ला रहा है, ये वो नहीं है जो मुझे होना चाहिए। मैं असफल नहीं हूं, मैं लोगों को ये नहीं दिखा सकता। लेकिन सच ये है, डैनियल ने अपना मूल्य नहीं खोया, उसने केवल अपने अहंकार का मुखौटा खोया। सबक, अहंकार भावनात्मक भय का स्रोत है। ये आपको अपूर्ण मानव के रूप में देखे जाने से डरता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए आपको इस मुखौटे को उतारना शुरू करना चाहिए। आपको वास्तविक होने में सहज होना चाहिए, न कि पूर्ण होने में। खुद से कहो, मैं अपनी उपाधियां नहीं हूं, मैं अपने अनुयायी नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं जो लोग मुझे देखते हैं, मैं वही हूं जो मैं हूं। और यही काफी है। पहचान में ये बदलाव अहंकार द्वारा बनाई गई भावनात्मक जंजीरों को तोड़ता है। अध्याय 3। भावनाओं की प्रकृति। यदि आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो आप हमेशा उनके गुलाम रहेंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें लगातार एक झूठ बोलती है, आपकी भावनाएं ही समस्या है। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी भावनाएं समस्या नहीं है, वे संदेश है, वे संकेत है, आपके डैशबोर्ड पर लाल बत्ती की तरह। यदि आप नहीं समझते कि आपकी भावनाएं क्या है या वे कहां से आती है, तो आप हमेशा भ्रमित रहेंगे, हमेशा प्रतिक्रिया करते रहेंगे, हमेशा ऐसी बातें कहते रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है? जब कुछ नहीं हुआ तो मैं गुस्सा क्यों हूं? जब सब कुछ ठीक है तब भी मैं दुखी क्यों हूं? इसका उत्तर देने के लिए आपको समझना होगा कि भावनाएं वास्तव में क्या है। भावनाएं क्या है? भावनाएं आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया है कि आप किसी अनुभव की व्याख्या कैसे करते हैं। वे बाहरी दुनिया से नहीं आती। वे आपके विचारों, आपके विश्वासों और जो हो रहा है उसकी आपकी व्याख्या से आती है। दो लोग एक ही स्थिति से गुजर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से अलग अलग भावनाएं महसूस कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि वे इसे अलग अलग तरीकों से समझते हैं। एक फ्लाइट में बैठे दो लोगों की कल्पना करें। अचानक विमान में अशांति आ जाती है। यात्री एक तुरंत घबरा जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो सीट पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो मरने वाला है। यात्री भी बस मुस्कुराती है, अपनी आंखें बंद करती है और गहरी सांस लेती है। वही विमान, वही कंपन, वही पल, लेकिन एक को डर लगता है और दूसरे को शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि भावनाएं जो हो रहा है उससे नहीं आती, वे उस बात से आती है जो आप खुद को बताते हैं कि क्या हो रहा है। यात्री ये सोचता है, यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। यात्री भी सोचता है, अशांति सामान्य है, ये गुजर जाएगा। यही भावनाओं की प्रकृति है। वे आपके विचारों की प्रतिक्रियाएं हैं। इसका आपके लिए क्या मतलब है? आप कठपुतली नहीं है। आपकी भावनाएं आपको नियंत्रित नहीं कर रही है। आपकी सोच नियंत्रित कर रही है। जब आप ईर्ष्या, गुस्सा, असुरक्षित या चिंतित महसूस करते हैं, तो बस भावना को दूर न करें। पूछें, मैं क्या विश्वास कर रहा हूं जो इस भावना को पैदा कर रहा है? यहीं से शक्ति शुरू होती है। सारा एक पार्टी में जाती है। वो देखती है कि दो लोग उसे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। तुरंत उसका दिल बैठ जाता है। वो सोचती है, वे मुझ पर हंस रहे हैं। शायद मैं अजीब दिख रही हूं। शायद मेरी ड्रेस बदसूरत है। मुझे नहीं आना चाहिए था। वो खुद को छोटा महसूस करने लगती है। उसका मूड खराब हो जाता है। उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता है। लेकिन सच ये है, वे लोग उस पर नहीं हंस रहे थे। वे किसी के द्वारा सुनाए गए चुटकुले के बारे में बात कर रहे थे। तो उसकी भावनाएं किससे पैदा हुई? उसकी अपनी व्याख्या से, वास्तविकता से नहीं। उसकी कहानी से, सच्चाई से नहीं। सबक: यदि आप अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहते हैं, तो आपको एक कहानी जासूस बनना होगा। जब भी आपको कुछ दर्दनाक लगे, तो पूछें, मैं खुद से क्या कह रही हूं? क्या ये 100% सच है? क्या मैं कोई अलग कहानी बता सकती हूं? जब आप अपनी कहानी बदलेंगे, तो आपकी भावनाएं भी उसके साथ बदल जाएंगी। इस तरह से आप अपने भावनात्मक जीवन पर नियंत्रण करना शुरू करते हैं। भावनाओं से बचकर नहीं, बल्कि ये समझकर कि वे कहां से आती है। अध्याय 4: आपके मूड पर नींद का प्रभाव। कभी कभी आपके दुख का आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं होता, और आपकी नींद की कमी से सब कुछ जुड़ा होता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे उदास हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे चिंतित हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनके साथ कुछ बहुत गलत है। लेकिन कभी कभी सच्चाई बहुत सरल होती है। वे बस थके हुए होते हैं। आज की दुनिया में नींद सबसे उपेक्षित दवा है, और आपकी भावनाएं इसकी कीमत चुकाती है। आपकी भावनाओं के लिए नींद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नींद वो समय है जब आपका मस्तिष्क भावनात्मक विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। आपका शरीर आपके तंत्रिका तंत्र को पुनर्जीवित करता है। आपका दिमाग भावनात्मक संतुलन को फिर से बनाता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आप अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। आप ज्यादा तनावग्रस्त, अभिभूत और संवेदनशील महसूस करते हैं। जैकब से मिलिए, एक ग्राफिक डिजाइनर जिसके बड़े सपने हैं। महीनों से वो देर रात तक काम कर रहा है। आधी रात को कॉफी पी रहा है। ज्यादा काम करने के लिए नींद छोड़ रहा है। और शुरू में ये काम करता है। वो उत्पादक है। वो प्रोजेक्ट पूरे करता है। लेकिन धीरे धीरे वो अपनी पत्नी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो बेतरतीब ढंग से रोता है। वो उन चीजों में रुचि खो देता है जिन्हें वो कभी प्यार करता था। वो सोचने लगता है, क्या मैं उदास हूं? क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? लेकिन जवाब भावनात्मक नहीं था, ये शारीरिक था। वो हफ्तों से केवल 3-4 घंटे की नींद पर चल रहा था, और उसका दिमाग अब भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। जब उसने फिर से 7 से 8 घंटे सोना शुरू किया, तो उसने पाया कि उसके मूड में उतार चढ़ाव कम हो रहे थे। मानसिक स्पष्टता अधिक थी। शांति की भावना वापस आ रही थी। सबक: अगर आपका मन
आपके सामने भारी लगता है तो खुद को आके अपनी नींद की जांच करें। खुद से पूछें, क्या मैं पर्याप्त नींद ले रहा हूं? क्या मैं अपने सीने में तनाव लेकर बिस्तर पर जा रहा हूं? क्या मैं अपने मस्तिष्क को वो आराम दे रहा हूं जिसकी उसे ठीक होने के लिए जरूरत है? कभी कभी सबसे भावनात्मक चीज जो आप कर सकते हैं वो है झपकी लेना, और सबसे उत्पादक चीज जल्दी सो जाना। अध्याय 5। अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करें। आपका आसन सिर्फ एक स्थिति नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को एक संदेश है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भावनाएं सिर्फ मानसिक होती है, लेकिन आपका शरीर और भावनाएं आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका शरीर पूरे दिन आपके मस्तिष्क को संकेत भेजता रहता है, और वे संकेत आपके मूड को आकार देते हैं। अगर आप शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं तो आपको शक्तिशाली तरीके से चलना शुरू करना चाहिए। अगर आप आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरह खड़े होकर शुरू करना चाहिए जो आत्मविश्वासी हो। शरीर भावनाओं को कैसे प्रभावित करता है? जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपका मस्तिष्क ज्यादा आत्मविश्वास वाले रसायन छोड़ता है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं तो आपका दिल धीमा हो जाता है। जब आप मुस्कुराते हैं, चाहे नकली ही क्यों न हो, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन, खुशी का रसायन छोड़ना शुरू कर देता है। शरीर भावनाएं पैदा करता है, सिर्फ दिमाग नहीं। एमिली नाम की एक लड़की की कल्पना करें। वो होशियार है, दयालु है और एक वक्ता बनने का सपना देखती है। लेकिन हर बार जब वो कक्षा में प्रवेश करती है तो वो अपने कंधों को सिकोड़ लेती है, अपना सिर नीचे कर लेती है, आंख से आंख मिलाने से बचती है। वो पीछे बैठती है, कभी हाथ नहीं उठाती। उसे इसका एहसास नहीं है, लेकिन उसका शरीर उसके मस्तिष्क को संदेश भेज रहा है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मैं यहां नहीं हूं, मैं गायब हो जाना चाहती हूं। इसलिए उसका मस्तिष्क चिंतित, घबराया हुआ, असुरक्षित महसूस करने लगता है। एक दिन उसका कोच उससे कहता है, कल कुछ अलग करने की कोशिश करो। अपने कंधों को पीछे करके चलो, थोड़ी ऊपर करो, सामने बैठो, मुस्कुराओ, गहरी सांस लो, जगह लो। वो कोशिश करती है और सब कुछ बदल जाता है। इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि उसके शरीर का उसके मस्तिष्क को संदेश बदल गया। सबक: आत्मविश्वास से काम करने के लिए आपको आत्मविश्वासी होने की जरूरत नहीं है। आप किसी नई भावना में अपने तरीके से काम कर सकते हैं। अपनी अगली मीटिंग, इवेंट या चुनौती से पहले ऐसा करें। सीधे खड़े हो जाए, अपने कंधों को पीछे की ओर मोड़े, गहरी सांस ले, उद्देश्य के साथ चले, धीरे धीरे बोले। आपका शरीर आपके दिमाग को संभाल सकता है जब तक आपका दिमाग फिर से मजबूत न हो जाए। अध्याय 6। अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। आप अपने विचार नहीं हैं, लेकिन आपके विचार आपके पूरे जीवन को आकार दे रहे हैं। आइए कुछ ऐसी चीज से शुरू करें जिसे ज्यादातर लोग कभी महसूस नहीं करते। आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना एक विचार के रूप में शुरू हुई। हाँ, हर बार जब आप ईर्ष्या, चोट, निराशा, शर्मिंदगी, गुस्सा महसूस करते हैं, ये सब एक ही विचार से शुरू हुआ। लेकिन हम अक्सर इसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि विचार बिजली की तरह तेजी से आते हैं। वे शांत, स्वचालित और अदृश्य होते हैं, लेकिन वे आपके जीवन की फिल्म चलाने वाली स्क्रिप्ट है। तो विचार क्या है? विचार एक आंतरिक वाक्य की तरह है। ये वह है जो आपका मन कहता है, क्या हो रहा है या क्या हो सकता है। घटना: आप किसी और को सफल होते देखते हैं। विचार: मैं कभी इतना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। भावना: उदासी या असुरक्षा। देखा, भावना घटना से नहीं आई, ये उस कहानी से आई जो आपने खुद को सुनाई। यही इस अध्याय की असली ताकत है। यदि आप विचार को पकड़ सकते हैं तो आप भावना को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यहां समस्या है, हम में से अधिकांश लोग
अपने विचारों पर कभी सवाल नहीं उठाते। हम उनमें से हर एक पर विश्वास करते हैं, भले ही वे विनाशकारी हों। जैसे, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, सब कुछ गलत हो रहा है, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। इनमें से कोई भी तथ्य नहीं है। ये राय है जो डर, पिछले घावों और सीमित मान्यताओं से बनी है। तो आप नियंत्रण कैसे वापस लेते हैं? आपको दो काम करने होंगे। एक, भावना बनने से पहले विचार का निरीक्षण करें। दो, विचार को किसी मजबूत चीज से बदलें। आइए दोनों को विस्तार से देखें। पहला कदम, विचार का निरीक्षण करें। ज्यादातर लोग नकारात्मक भावना महसूस करते हैं और मान लेते हैं, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। लेकिन अगर आप 10 सेकंड के लिए भी रुकें और पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा है, तो आप आमतौर पर भावना के पीछे विचार पाएंगे और केवल उसे देखने से ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा कदम, विचार को बदलें। यह नकली सकारात्मकता नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। उदाहरण, पुराना विचार, मैं हमेशा चीजों को गड़बड़ कर देता हूं। इसे बदले, मैंने गलतियां की हैं, हां, लेकिन मैं हर बार सीखता और बढ़ता हूं। यह नया विचार एक नई भावना को जन्म देगा, आशा, साहस और शांति। कहानी, डैनियल एक शांत 22 वर्षीय युवक था जो हमेशा सामाजिक स्थितियों से बचता था। जब भी वो लोगों के बीच होता था तो उसे घबराहट और अजीब महसूस होता था। वो सोचता था, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं अजीब हूं, मैं यहां नहीं हूं। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? डैनियल रुक गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था। गुरु ने कहा, वो विचार, वे मुझे पसंद नहीं करते, सच नहीं है, ये तुम्हारा छिपा हुआ डर है। डैनियल ने कुछ नया करने की कोशिश की। उसने उस विचार को बदलना शुरू कर दिया, मुझे हर किसी द्वारा पसंद किए जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहां बढ़ने के लिए हूं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं। धीरे धीरे उसकी भावनाएं बदल गई, उसकी चिंता कम हो गई, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। सबक, आपका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है, विचार बीज है। यदि आप डर बोते रहेंगे तो आप खरपतवार उगाएंगे, लेकिन यदि आप आशा, विकास और अनुशासन बोना शुरू करते हैं तो आपका मन शांति का स्थान बन जाएगा। आप अपने विचारों के कैदी नहीं हैं, आप अपने मन के निर्माता हैं। और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपकी भावनाएं अंततः आपकी मित्र बन जाएंगी, आपकी दुश्मन नहीं। अध्याय 7, अपनी भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द आदेश है जिनका आपका मस्तिष्क पालन करता है। आप जो कहते हैं, जोर से या अपने दिमाग में, वो केवल बात करना नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है। आपका मस्तिष्क हमेशा सुन रहा है और जब वो बार बार वही शब्द सुनता है तो वो उन पर विश्वास करना शुरू कर देता है, वो उन्हें पहचान में बदल देता है। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, मैं हमेशा बहुत आलसी रहता हूं, तो आपका दिमाग सुनता है, आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है, आपकी भावनाएं ढह जाती है। आपके शब्द आपकी भावनात्मक दुनिया बनाते हैं। समस्या ये है, ज्यादातर लोग खुद से दुश्मन की तरह बात करते हैं। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कभी भी उस तरह बात नहीं करेंगे जैसे आप खुद से करते हैं। क्या आप कभी किसी प्रियजन से कहेंगे, तुम असफल हो, तुम बेकार हो, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे? लेकिन आप खुद से ऐसा कहते हैं और समय के साथ वे शब्द भावनात्मक क्षति का निर्माण करते हैं। लेकिन यहां शक्ति है, आप स्क्रिप्ट को पलट सकते हैं। जब आप अपनी भाषा बदलते हैं तो आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, और जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। कहानी, 28 वर्षीय एथलीट एलेना को करियर खत्म करने वाली चोट लगी थी। वो अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी।
हर सुबह वो आईने में देखती और फुसफुसाती, अब तुम कुछ भी नहीं हो, तुम असफल हो गई। उसका अवसाद गहराता गया। उसने अपनी ऊर्जा खो दी। उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचा। एक दिन उसके चिकित्सक ने उसे एक चुनौती दी। अगले 30 दिनों के लिए हर सुबह आईने के सामने सिर्फ एक वाक्य बोलो, मैं अपना अतीत नहीं हूं, मैं मजबूती से पुनर्निर्माण कर रही हूं। पहले तो उसे इस पर यकीन नहीं हुआ, ये नकली लगा। लेकिन 10वें दिन तक कुछ बदल गया। 20वें दिन तक वो अपना सिर ऊंचा करके चलने लगी। 30वें दिन तक उसने दूसरों को कोचिंग देना शुरू कर दिया। मजबूत, समझदार, ज्यादा जीवंत। सबक: आपका हर शब्द एक बिल्डिंग ब्लॉक है। समझदारी से निर्माण करें। मैं स्मार्ट नहीं हूं के बजाय कहें, मैं हर दिन ज्यादा सीख रहा हूं। मैं आलसी हूं के बजाय कहें, मैं अपने अनुशासन का पुनर्निर्माण कर रहा हूं। मैं टूट गया हूं के बजाय कहें, मैं ठीक हो रहा हूं। अपने शब्दों को अपना भावनात्मक कवच बनने दें। अध्याय 8: आपकी सांस आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। अपने मन को शांत करने का सबसे तेज तरीका पहले से ही आपके अंदर है। अराजकता के बीच, डर के बीच। आपको किसी किताब, गुरु, चिकित्सक या यहां तक कि फोन की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी सांस की जरूरत है। आपकी सांस आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि आपकी सांस आपके तंत्रिका तंत्र, हृदय गति, तनाव प्रतिक्रिया और भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करती है। ज्यादातर लोग ऐसे सांस लेते हैं जैसे वे खतरे में हों, भले ही वे सुरक्षित हो। छोटी, उथली सांसें, तेज, कसी हुई, छाती से जुड़ी हुई। इस तरह की सांसें आपके मस्तिष्क को बताती है कुछ गड़बड़ है, घबराने के लिए तैयार रहें। लेकिन जब आप धीरे धीरे, गहरी और शांति से सांस लेते हैं तो आपके मस्तिष्क को एक अलग संदेश मिलता है, हम सुरक्षित हैं, हम ठीक हैं, कोई आपात स्थिति नहीं है। और अचानक आपकी भावनाएं उस संदेश का अनुसरण करती है। विज्ञान: आपके शरीर में एक तंत्रिका होती है, वेगस नर्व, जो आपके मस्तिष्क को हृदय, फेफड़े और आंत से जोड़ती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप इस तंत्रिका को सक्रिय करते हैं। यह आपके मस्तिष्क को बताता है, शांत हो जाओ, अलार्म बंद कर दो, हम खतरे में नहीं हैं। कहानी: जेसन एक उच्च स्तरीय कार्यकारी था जो बैठकों के दौरान गुस्से में फूट पड़ने के लिए जाना जाता था। उसके कोच ने उसे एक चुनौती दी, हर बैठक से पहले 10 धीमी, गहरी सांसें लो। 4 सेकंड के लिए सांस लो, 4 सेकंड के लिए रोको, 6 सेकंड के लिए सांस छोड़ो। इसे बाथरूम में करो, अपने डेस्क पर करो, बस करो। जेसन ने इसे एक बार, फिर 2 बार, फिर हर दिन आजमाया। उसने कम आवेग, स्पष्ट सोच और अपने अंदर एक आश्चर्यजनक शांति महसूस की। सांस ने उसके जीवन को नहीं बदला, इसने उसे जीवन पर नियंत्रण वापस दिलाया। सबक: आप हर जगह अपने साथ एक शक्तिशाली भावनात्मक उपकरण लेकर चलते हैं। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको तकनीक की जरूरत नहीं है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। बस सांस ले। अगली बार आप डरे हुए हैं, सांस ले। आप घबराए हुए हैं, सांस ले। आप चीखना चाहते हैं, सांस ले। आप छोड़ना चाहते हैं, सांस ले। क्योंकि कभी कभी अपनी भावनाओं पर काबू पाने का सबसे तेज तरीका है रुकना, अपनी आंखें बंद करना और अपने शरीर में वापस जीवन को अंदर लेना। अध्याय 9: अपनी भावनाओं को कैसे बदलें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भावनाएं स्थिर होती हैं। उनका मानना है, अगर मैं दुखी हूं तो मैं फंस गया हूं, अगर मैं क्रोधित हूं तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अगर मैं आहत हूं तो मुझे इसे ठीक करने के लिए किसी और की जरूरत है। यह धारणा झूठ है, क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं होती। वे अस्थायी प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके विचारों, ऊर्जा, आदतों और पर्यावरण द्वारा बनाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
भावनाएं वो नहीं है जो आप है, वे वही है जो आप अनुभव कर रहे हैं। मौसम की तरह आप बादल छाए हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप बादल नहीं हैं। आप गर्मी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप सूरज नहीं हैं। आप ठंड महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप बर्फ नहीं हैं। आप आकाश हैं। भावनाएं आपके माध्यम से गुजरने वाला मौसम है। तो हम वास्तव में अपनी भावनाओं को कैसे बदल सकते हैं? भावनाओं को बदलना नदी को पुनर्निर्देशित करने जैसा है। आप सीधे उससे लड़ने की कोशिश नहीं करते। आप एक नया रास्ता खोदते हैं और पानी को अपने पीछे आने देते हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने के लिए आप 5 गहरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और किताब इस पर बहुत ताकत से चर्चा करती है। आइए धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से प्रत्येक तरीके से गुजरे। 1. आप जो कहानी खुद को सुना रहे हैं उसे बदलें। हर भावना के पीछे एक कहानी होती है, और अगर आप कहानी बदलते हैं तो आप भावना को भी बदलते हैं। उदाहरण: भावना उदासी। कहानी: मैं असफल रहा, मैं हार गया। नई कहानी: मैंने कुछ कठिन प्रयास किया, मैंने सीखा, इस तरह मैं आगे बढ़ता हूं। आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, इसलिए नहीं कि जीवन बदल गया, बल्कि इसलिए कि आपकी कहानी बदल गई। 2. अपना ध्यान बदलें। जहां आपका ध्यान जाता है, आपकी ऊर्जा वहां प्रवाहित होती है। अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या कमी है, क्या गलत हुआ, या आप किससे डरते हैं, तो आप हमेशा नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, आप क्या सीख रहे हैं, क्या अभी भी संभव है, तो आपकी भावनात्मक स्थिति बदल जाती है। 3. अपने शरीर को बदलें। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा है, जिस तरह से आप चलते हैं, खड़े होते हैं और सांस लेते हैं, वो आपके मूड को प्रभावित करता है। जब भावनाएं अटकी हुई लगे, अपने शरीर को हिलाएं, टहलने जाए, 63 पुशअप्स करें, ऐसे नाचे जैसे कोई देख नहीं रहा हो। गहरी धीमी सांसें लें। आपकी भावनाएं गतिशील ऊर्जा है। शरीर को हिलाना बॉस भावना को हिलाता है। 4. अपने वातावरण को बदलें। कभी कभी ये आपका दिमाग नहीं होता, ये वो कमरा होता है जिसमें आप बैठे होते हैं। आपके आसपास के लोग, शोर, रोशनी, हवा। आपका वातावरण आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। बहुत अधिक अव्यवस्था, शोर या नकारात्मकता तनाव के बराबर होती है। कभी कभी अपनी भावना को बदलने का सबसे तेज तरीका है कमरे से बाहर निकल जाना, प्रकृति में जाना, या बस ऐसा संगीत बजाना जो आपको उत्साहित करता है। 5. अपनी भाषा बदलें। आप अपने दिमाग में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, आत्मचर्चा, वह या तो आपको फंसा सकती है या मुक्त कर सकती है। उदाहरण: ये कहना मैं बर्बाद हो गया हूं, आपको निराश महसूस कराता है। ये कहना मैं दुखी हूं, लेकिन मैं ठीक हो रहा हूं, आपको मजबूत महसूस कराता है। भाषा भावनाएं पैदा करती है। अपनी भावनाओं को बदलने के लिए आपको जादू की जरूरत नहीं है। आपको किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सोचने, चलने, बोलने और ध्यान केंद्रित करने के तरीकों में छोटे छोटे बदलावों के जरिए अपनी शक्ति वापस लेने की जरूरत है। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संभव होता है। माइकल की कहानी। माइकल ने अपने पसंदीदा व्यवसाय को बनाने में सालों बिताए। एक दिन यह व्यवसाय ध्वस्त हो गया। उसके साथी ने उसे धोखा दिया। उसकी बचत गायब हो गई। वो टूटा हुआ, क्रोधित, उदास महसूस करता था। वो हर दिन एक ही कमरे में बैठकर सोचता था, मेरा जीवन खत्म हो गया है, मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर एक सुबह उसने गहरी सांस ली और पूछा, अगर मैं आज सिर्फ एक चीज बदल दूं तो क्या होगा? उसने अपना कमरा साफ किया। वो टहलने चला गया। उसने एक पुराने दोस्त को फोन किया। उसने एक नई कहानी लिखी। ये मेरा अंत नहीं है, ये मेरी शुरुआत है। बाहर कुछ भी नहीं बदला,
लेकिन अंदर सब कुछ बदल गया। उसकी भावनाएं उठने लगी, उसकी ऊर्जा वापस आ गई। कुछ ही महीनों में उसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, अपने वित्त का पुनर्निर्माण किया और पहले से ज्यादा मजबूत जीवन बनाया। क्यों? क्योंकि उसने बेहतर महसूस करने का इंतजार नहीं किया। उसने बेहतर अभिनय किया और भावनाएं उसके पीछे चली गई। अध्याय 10। अपनी भावनाओं को जाने देना। आपको महसूस करने की अनुमति है, लेकिन आपको इसे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रखना है। कुछ लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। वे 5 साल पहले जो हुआ उसके बारे में अभी भी नाराज है। एक दशक पहले हुए ब्रेकअप से अब भी आहत है। 18 साल की उम्र में की गई गलती की शर्मिंदगी अभी भी उनके साथ है। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि भावनाएं आपके अंदर से गुजरने के लिए होती है, हमेशा आपके अंदर रहने के लिए नहीं। लेकिन जब आप उन्हें अंदर रखते हैं तो वे भारी हो जाती है और जल्द ही वो भारीपन, अवसाद, कड़वाहट, यहां तक कि शारीरिक दर्द बन जाता है। ये अध्याय एक गहरी सच्चाई सिखाता है। आप भूलकर नहीं छोड़ते, आप पूरी तरह से महसूस करके छोड़ते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं। लोग दर्द को क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि दर्द शक्तिशाली लगता है। ये उन्हें जोखिम से बचने का एक कारण देता है। ये उन्हें एक पहचान देता है। ये उन्हें पीड़ित की तरह महसूस कराता है। ये उन्हें ध्यान या सहानुभूति देता है। लेकिन यहां एक कीमत है। आप दर्द को पकड़े रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। आपको छोड़ना होगा। वास्तव में भावनाओं को कैसे जाने दें? जाने देना ये दिखावा नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं। ये भावना को पूरी तरह आने देना है और फिर उसे बाहर जाने देना है। यहां है प्रक्रिया, चरण दर चरण। 1, इसका नाम ले। मुझे गुस्सा आ रहा है। 2, इसे होने दे। इसका न्याय मत करो, बस इसे अपने शरीर में महसूस करो। 3, इसे पूरी तरह से महसूस करो। आंसू आने दो, कंपन होने दो, सांस को उथला होने दो। 4, सांस लो और नरम हो जाओ। जैसे ही लहर चरम पर हो, गहरी सांस लो और छोड़ दो। 5, एक नई कहानी चुने। खुद से पूछो, मैं अब क्या साथ लेकर चलना चाहता हूं? एक सच्ची कहानी। अन्ना। अन्ना का बचपन जटिल था। उसके पिता भावनात्मक रूप से अपमानजनक, आलोचनात्मक और दूर रहने वाले थे। उनके निधन के बाद भी वो उस चोट को सह रही थी। वो अपनी असुरक्षा, असफल रिश्तों और आत्मविश्वास की कमी के लिए उन्हें दोष देती रही। एक दिन थेरेपी में उससे पूछा गया, क्या तुम इस दर्द को अगले 30 सालों तक सहना चाहती हो, या तुम इसे महसूस करके खुद को आजाद करने के लिए तैयार हो? वो घंटों रोई। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा जो वो कभी नहीं भेजेगी। वो चीखी, उसने माफ किया, इसलिए नहीं कि वो इसके लायक थे, बल्कि इसलिए कि वो शांति की हकदार थी। उस पल जंजीरें टूट गई। वो अतीत को भूली नहीं, लेकिन अब वो उसकी भावनाओं पर हावी नहीं था। सबक: छोड़ देना कमजोरी नहीं है, ये सबसे बहादुरी भरा काम है जो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आप बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक होने के लिए तैयार हैं और फिर से अपने जीवन के लेखक बनने के लिए तैयार हैं। अध्याय 11। अपने मन को अधिक सकारात्मक भावनाओं के लिए तैयार करना। आपको खुशी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप उसे आमंत्रित कर सकते हैं। ये सच्चाई है, कोई नहीं सिखाता, लेकिन खुशी कोई संयोग नहीं है, शांति कोई भाग्य नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली स्थितियां हैं। अपने मन को एक बगीचे की तरह सोचिए। अगर आप कुछ नहीं लगाते तो खरपतवार उगेंगे। नकारात्मक विचार, चिंता, भय, ये बिना प्रयास के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, प्रेम, उत्साह और शांति के बीज बोते हैं, हर दिन उन्हें पानी देते हैं, तो आप अपने मन को सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? 1, सुबह का आरंभ जानबूझकर विचारों से करें। उठते ही स्क्रॉल न करें। पूछें,
ओ मैं आज किस बात के लिए आभारी हो सकता हूं? ओ मैं आज क्या महसूस करना चाहता हूं? ओ मैं आज किसी की सेवा कैसे कर सकता हूं? 2. नकारात्मक इनपुट से बचें। सुबह में विषाक्त समाचार, हिंसक कंटेंट या सोशल मीडिया तुलना से दूर रहें। 3. विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें। आप शांत हैं, मजबूत हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ध्यान दें, आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं करता। 4. रात को शांत चिंतन करें। सोने से पहले सोचें, क्या सही हुआ आज? चाहे छोटी बात ही क्यों न हो, कहें धन्यवाद। सबक: आपका मन एक सुंदर बगीचे की तरह है। उसमें सब कुछ मौजूद है: शक्ति, शांति, सौंदर्य और संभावनाएं। लेकिन अगर आप उसे ध्यान, देखभाल और पोषण नहीं देते, तो आश्चर्य मत करें जब वो बंजर लगे। आप समस्या नहीं है, आप बस अपने आंतरिक बगीचे को पानी नहीं दे रहे हैं। आज से शुरू करें, एक बार में एक बूंद, हर सांस, हर विचार, हर कृतज्ञता के साथ। और फिर देखिए, आपकी शांति के फूल फिर से खिलेंगे। अध्याय 12: नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान। आप अस्थायी व्याकुलता से जीवन भर के दर्द को हल नहीं कर सकते, लेकिन आप पल और यात्रा दोनों को प्रबंधित करना सीख सकते हैं। जब हम उदासी, चिंता, क्रोध या अकेलेपन जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, तो हम तुरंत भागना चाहते हैं। हम अल्पकालिक राहत की तलाश करते हैं, घंटों यूट्यूब देखते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, पूरे दिन सोते हैं, खुद को विचलित करते हैं। और उस पल में ये काम करता है, हम थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन ये राहत अस्थायी होती है। और एक बार जब ये खत्म हो जाती है, तो दर्द वापस आ जाता है, कभी कभी बदतर हो जाता है। ये अल्पकालिक समाधान और दीर्घकालिक उपचार के बीच का अंतर है। ये अध्याय हमें बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। नकारात्मक भावनाएं बुरी नहीं होती, वे संकेत हैं, भीतर से संदेशवाहक। आपका काम उन्हें दूर धकेलना या छिपाना नहीं है, आपका काम है पल को सावधानी से संभालना। अल्पकालिक रणनीति: धैर्य से जड़ को ठीक करना। दीर्घकालिक रणनीति: आइए दोनों में गहराई से जाएं। अल्पकालिक रणनीति: पल को कैसे जिए। कभी कभी भावना बहुत भारी होती है, आपको घबराहट बढ़ती हुई या उदासी आपके सीने को कुचलती हुई महसूस होती है। आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच सकते, आप बस भागना चाहते हैं। आपके सिस्टम को शांत करने के लिए कुछ स्वस्थ अल्पकालिक उपकरण यहां दिए गए हैं। गहरी सांस लेना। नाक से 10 सांस अंदर ले, मुंह से बाहर निकाले। ठंडा पानी, अपना चेहरा और हाथ धोए। यह आपके तंत्रिका तंत्र को बदल देता है। शारीरिक ग्राउंडिंग: किसी वस्तु को पकड़े, उसकी बनावट को महसूस करें। वर्तमान में लौटें। हरकत: चलें, कूदें, अपने शरीर को हिलाएं, ऊर्जा को हिलाएं। सुरक्षित विकर्षण: शांत संगीत, प्रकृति की आवाजें या उत्थान करने वाले वीडियो सुनें। ध्यान रखें, अल्पकालिक का मतलब ठीक करना नहीं है, इसका मतलब है शांत करना, जगह बनाना, ताकि आप तूफान से बच सकें। दीर्घकालिक समाधान: जड़ को कैसे ठीक करें। यहां ज्यादातर लोग असफल होते हैं। वे गहरे दर्द को सतही समाधानों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे थेरेपी से बचते हैं, वे आत्मचिंतन से बचते हैं, वे माफी से बचते हैं। लेकिन वास्तविक भावनात्मक महारत गहरी, धीमी गति से काम करने से आती है। यहां कुछ शक्तिशाली दीर्घकालिक अभ्यास है। जर्नलिंग: अपनी भावनाओं, सवालों और पैटर्न को लिखना। माइंडफुलनेस अभ्यास: बिना किसी निर्णय के अपनी भावनाओं के साथ बैठना। माफी: पुरानी नाराजगी को दूर करना, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए। आंतरिक बच्चे का उपचार: अपने उस घायल हिस्से को समझना जो अभी भी डरा हुआ है। सार्थक दिनचर्या बनाना। नींद, व्यायाम, सीखना,
प्रकृति, मदद मांगना, एक अच्छा कोच, मेंटर या थेरेपिस्ट सब कुछ बदल सकता है। एक वाक्य में अंतर। अल्पकालिक उपकरण आपको पल को जीवित रखने में मदद करते हैं। दीर्घकालिक उपकरण आपको अपना जीवन बदलने में मदद करते हैं। आपको दोनों की जरूरत है। आप दोनों के हकदार हैं। और अगर आप धैर्यपूर्वक उनका अभ्यास करते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं आपकी दुश्मन बनना बंद कर देंगी और आपकी मार्गदर्शक बन जाएंगी। अध्याय 13। भावनाएं आपको सही दिशा में कैसे मार्गदर्शन कर सकती है। भावनाएं हल करने के लिए समस्याएं नहीं हैं, वे अनुसरण करने के लिए नक्शे हैं। ज्यादातर लोग भावनाओं को दुश्मनों की तरह मानते हैं। अगर उन्हें बुरा लगता है तो वे उसे दूर धकेल देते हैं। अगर उन्हें डर लगता है तो वे रुक जाते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आता है तो वे फट पड़ते हैं या बंद हो जाते हैं। लेकिन ये अध्याय भावनाओं को देखने का एक नया तरीका बताता है। हर भावना आपको कहीं न कहीं मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रही है। हर भावना एक संदेश है, एक दिशा सूचक, एक शिक्षक है। अगर आप सुनते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि क्या संतुलन से बाहर है। अगर आप अनदेखा करते हैं तो ये जोरदार, भारी और नियंत्रित करने में कठिन हो जाएगा। अलग अलग भावनाएं आपको क्या बता सकती हैं? गुस्सा, आप अपमानित महसूस करते हैं, आपको बोलने की जरूरत है। उदासी, आप शोक मना रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण याद आ रहा है। ईर्ष्या, आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। डर, आप आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा है। शर्म, आप अपने मूल्य के बारे में झूठी कहानी लेकर चल रहे हैं। तो आप भावनाओं को एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं? 1. रुके और पूछें, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? 2. कारण का पता लगाएं, इस भावना को किसने ट्रिगर किया? इसके पीछे कौन सी मान्यता है? 3. संदेश पूछें, यह भावना मुझे किससे बचाने या किस ओर धकेलने की कोशिश कर रही है? 4. कार्रवाई तय करें, मैं इस भावना से कौन सा बुद्धिमानी भरा कदम उठा सकता हूं? सबक, अगर आप नकारात्मक भावना महसूस करते हैं, रुकें, इसे चुप न करें, इससे डरे नहीं, इससे विचलित न हों, इसे पूछें, आप मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या संतुलन से बाहर है? मेरा कौन सा हिस्सा प्यार की मांग कर रहा है? आपकी भावनाएं अभिशाप नहीं है, वे बदलाव की पुकार है। अध्याय 14। इस बात का ख्याल रखना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। स्वतंत्रता उसी क्षण शुरू होती है जब आप दूसरों की राय से नियंत्रित होना बंद कर देते हैं। ये डर, लोग क्या सोचेंगे, सबसे गहरी भावनात्मक जंजीरों में से एक है। निर्णय का डर, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर वे मुझ पर हंसे तो क्या होगा? अगर वे मुझे पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर मुझे स्वीकार नहीं किया गया तो क्या होगा? ये डर ही लोगों को रोकता है बोलने से, सच कहने से, कुछ नया करने से, कला बनाने से, रिश्ते खत्म करने से और यहां तक कि अपने सपनों का पीछा करने से भी। असल में ये डर असफलता से कहीं ज्यादा सपनों को मार देता है। ये अध्याय हमें उस डर को तोड़ना सिखाता है। ये बताता है कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। उनकी राय उनके अपने अनुभवों, घावों और असुरक्षाओं पर आधारित होती है, आपकी सच्चाई पर नहीं। स्वीकृति की तलाश एक अंतहीन जाल है क्योंकि ये कभी भी पूरी नहीं होती। हर बार जब आप किसी की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं, आप खुद से दूर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। खुद से ये सवाल पूछिए, मैं उनकी स्वीकृति क्यों चाहता हूं? इसके बिना मेरा कौन सा हिस्सा असुरक्षित महसूस करता है? मैं किसे प्रभावित करना चाहता हूं और क्यों? अगर मैं प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि सच के लिए जीता तो क्या होगा? ये एक सच्चाई है, लोग आपको जज करेंगे चाहे आप कुछ भी करें। अगर आप चुप रहेंगे तो वे कहेंगे कि आप कमजोर हैं। अगर आप बोलेंगे तो कहेंगे कि आप ज्यादा बोलते हैं। अगर आप अपने सपनों का पीछा करेंगे तो कहेंगे कि आप घमंडी हैं। अगर आप हार मान लेंगे
तो कहेंगे कि आप में अनुशासन नहीं है। तो क्यों न आप वही करें जो आपकी आत्मा को सही लगे। गाए, नाचे, जिए। उदाहरण, लुकास एक प्रतिभाशाली डांसर था, लेकिन उसने सालों तक अपने टैलेंट को छुपा कर रखा, क्योंकि उसके परिवार ने कहा था कि डांस करना शर्मनाक है और ये कोई असली करियर नहीं है। वो एक ऐसी नौकरी में फंस गया जो उसे पसंद नहीं थी। वो छोटा मोटा खेलता रहा, हर दिन चिंतित रहता। एक दिन उसने एक डांसर का वीडियो देखा जो हजारों लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसके भीतर कुछ जागा। उसने फैसला लिया, अपनी नौकरी छोड़ी, नए शहर गया, जोखिम उठाया। वो परफॉर्म करने लगा, तब भी जब लोग हंसे। और एक दिन वही लोग जो कभी हंसते थे उसके लिए ताली बजा रहे थे। उसने स्वीकृति का इंतजार नहीं किया, उसने डर की जगह आजादी को चुना। सबक, स्वीकृति एक पिंजरा है, आजादी ही चाबी है, और वो चाबी आपके हाथ में है। लोग क्या सोचते हैं ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उन्हें बात करने दीजिए, उन्हें आपको गलत समझने दीजिए। आप इस दुनिया को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, आप इस दुनिया में वो बनने के लिए आए हैं जो बनने के लिए आप बने थे। और जिस दिन आप उनके निर्णय की परवाह करना बंद कर देंगे, उसी दिन आप अपनी संपूर्ण भावनात्मक शक्ति में जीना शुरू कर देंगे। अध्याय 15, प्रेरणा की कमी। जब आपकी आत्मा थकी हुई महसूस करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मन, शरीर और दिल एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। प्रेरणा की कमी आलस्य नहीं है, ये मूर्खता नहीं है, ये प्रतिभा की कमी नहीं है। ये एक संकेत है, एक संदेश है जो अंदर से आता है कि कुछ ठीक नहीं है। शायद आपने इसे महसूस किया हो। आप 8 घंटे की नींद के बाद भी थके हुए उठते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐसा नहीं करते। आप उन चीजों में रुचि खो देते हैं जो पहले आपको उत्साहित करती थी। आपको लगता है कि हर दिन एक जैसा है। आप कहने लगते हैं, इसका क्या मतलब है? ये अध्याय आपको टू डू लिस्ट बनाने या टाइमर सेट करने जैसी सस्ती तरकीबें देने के बारे में नहीं है। ये बहुत गहराई तक जाता है, क्योंकि असली प्रेरणा दबाव से नहीं आती है, ये संरेखण से आती है। जब आपके कार्य, मूल्य, ऊर्जा और उद्देश्य एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। हम प्रेरणा क्यों खो देते हैं? आइए 5 सबसे गहरे कारणों का पता लगाते हैं। पहला, आप भावनात्मक रूप से थक चुके हैं। जब आप बहुत ज्यादा तनाव, अपराध बोध, शर्म या दुख महसूस करते हैं तो आपका भावनात्मक सिस्टम जल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई कदम नहीं उठाना चाहते, ऐसा इसलिए है कि आपने परवाह करने की ऊर्जा खो दी है। दूसरा, आप उद्देश्य से अलग हो गए हैं। आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को उत्साहित नहीं करती। आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। आपकी आत्मा अर्थ के लिए चिल्ला रही है, लेकिन आपकी दिनचर्या शोर से भरी है। तीसरा, आप दबाव, बहुत सारे कामों, बहुत सारी अपेक्षाओं से अभिभूत है, इसलिए आपका दिमाग बंद हो जाता है और कहता है, चलो इसके बजाय कुछ भी न करें। चौथा, आप पूर्णतावाद में फंस गए हैं। आप सही पल, सही योजना, पूरी स्पष्टता का इंतजार करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आता, इसलिए आप जमे रहते हैं। पांचवा, आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। आप ऑनलाइन स्क्रॉल करते हैं और पीछे महसूस करते हैं। आप सोचते हैं, हर कोई आगे है, कोशिश क्यों करें? और इस सब का नतीजा ये होता है कि आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप अभी भी दुखी हैं। तो आप प्रेरणा का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं? ये अध्याय एक मौलिक सत्य प्रस्तुत करता है। प्रेरणा का पीछा न करें, गति बनाएं। यहां तक कि सबसे छोटी क्रिया, 10 मिनट की सैर, ठंडे पानी से नहाना, एक डायरी प्रविष्टि भी आपके अंदर की आग को फिर से जगा सकती है। कुछ भी करें, कुछ भी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि आप जीवित हैं। आप प्यार के माध्यम से भी प्रेरणा का पुनर्निर्माण करते हैं। अपने भविष्य के लिए प्यार।
अपने अंदर के सपने के लिए प्यार, उस व्यक्ति के लिए प्यार जो आप बन रहे हैं। बिना प्यार के अनुशासन यातना बन जाता है, लेकिन प्यार से संचालित अनुशासन अजेय हो जाता है। ठंड में अकेले खड़े एक बड़े पहाड़ की कल्पना करें। कोई फूल नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई रंग नहीं, बस चट्टानें, सूखे पेड़ और ठंडी हवा। लोग पास से गुजरते हैं और कहते हैं, ये पहाड़ मर चुका है, यहां फिर से कुछ नहीं उगेगा। लेकिन पहाड़ के अंदर कुछ हो रहा है। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है, पानी जमीन के नीचे बह रहा है, बीज चुपचाप आराम कर रहे हैं, जड़ें मजबूत हो रही हैं। लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता। पहाड़ मरा नहीं है, ये बस इंतजार कर रहा है, तैयारी कर रहा है, आराम कर रहा है। फिर एक दिन सूरज लौटता है और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। किनारे से बंधे होने की तरह मैं घर वापस आता रहता हूं। पहाड़ से पानी बहता है, पेड़ों पर हरे पत्ते उगते हैं, जीवन वापस लौटता है। ये सब इसलिए क्योंकि पहाड़ चुपचाप फिर से बन रहा था, तब भी जब कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। सबक: यदि आप अप्रेरित महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टूट गए हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ठीक होने, सुनने और फिर से जुड़ने की जरूरत है। अपने मूल्यों पर वापस लौटें, तुलना को हटा दें, एक छोटा सा काम करें। भरोसा रखें कि आग वापस आएगी, क्योंकि ये आएगी। और जब ऐसा होगा तो आप न केवल प्रेरित महसूस करेंगे, बल्कि आप फिर से जीवित महसूस करेंगे। ये किसी किताब का अंत नहीं है, ये आपके एक नए संस्करण की शुरुआत है। अब आप हर भावना से गुजर चुके हैं। आपने अपने डर, अपनी उदासी, अपनी शर्म, अपने गुस्से को राक्षसों के रूप में नहीं देखा है जिनसे भागना है, बल्कि उनसे सीखना है। आपने पाया है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, कि आपका शरीर आपकी ऊर्जा को बदल सकता है, कि आपकी सांस आपका रीसेट बटन है, कि आपके शब्द आपकी पहचान को आकार देते हैं, कि आपके पिछले दर्द को आपकी भविष्य की कहानी बनने की जरूरत नहीं है, कि आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उनके स्वामी हैं। और शायद अपने जीवन में पहली बार अब आपको एहसास हो कि आप कभी कमजोर नहीं थे, आप कभी टूटे नहीं थे, आपको बस कभी औजार नहीं दिखाए गए। लेकिन अब आपके पास वे हैं। आप जानते हैं कि कैसे ठीक होना है, प्रतिबिंबित करना है, चुनना है, मुक्त होना है, बढ़ना है और पुनर्निर्माण करना है। तो यहां मेरा आपके लिए अंतिम संदेश है: परिपूर्ण होने का इंतजार करना बंद करें, तैयार महसूस करने का इंतजार करना बंद करें, अनुमति मांगना बंद करें, सबको खुश करने की कोशिश करना बंद करें। वो जीवन जो आप चाहते हैं, वो शांति जिसके आप हकदार हैं, वो ताकत जिसकी आप दूसरों में प्रशंसा करते हैं, ये पहले से ही आपके अंदर है। ये इंतजार कर रहा था, धैर्यपूर्वक, चुपचाप। अब उठने का समय है। क्रोध, भय या दूसरों की राय से नियंत्रित होकर अपना जीवन न जिए। जब तक आपके दिल में सपने हैं, तब तक अपने मन में मरते न रहें। आप जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, आप बदलने के लिए बने हैं। इसलिए आगे बढ़े, एक बार में एक सांस लें। और अगर कोई आप पर विश्वास नहीं करता, तो इस संदेश को आवाज बनने दे जो कहे, मुझे आप पर विश्वास है। आप अभी खत्म नहीं हुए हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप उनके मालिक हैं। डर, गुस्सा, निराशा, शर्म, ये आपको रोकने नहीं आए हैं, ये आपको सिखाने आए हैं। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, तब आप उन्हें बदल सकते हैं। और जब आप उन्हें बदल सकते हैं, तब आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो अंदर से बिखरा हुआ है लेकिन बाहर से चुप है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को फिर से जीना सीखते हैं। आप देख रहे हैं PS बुकिश। अगली बार फिर मिलेंगे, और तब तक अपनी भावनाओं के स्वामी बनिए, उनके शिकार नहीं।